बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। एंटी टेस्ट सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे आपका T9 में हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 10+11 प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 10 था, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। और चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपको पता है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स, या जिसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो ये दो चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर कुछ एस्केप सीक्वेंस की बात होगी, कुछ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स की बात होगी, कुछ प्रिंटफ और स्कैनफ की बात होगी, और जो आपके पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर उसके अंदर हम उसके सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को फोकस करेंगे, ज़्यादातर उसकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी। तो पहला एमसीक्यूज जो बच्चों इसमें है वो है जी, हाउ मैनी वेज टू यूज़ द प्रिंटफ फंक्शंस। एक है जी 4, 2, 1 एंड 3 जी। करेक्ट आंसर बच्चों इसका है बीटा विच इज़ 2। अब ये टू डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ये वाले, ठीक है। एक जिसमें ये माइंडसेट हो सकता है, लेकिन उसमें हम इसको और अच्छा भी कर सकते हैं इस एमसीक्यूज को। एक तो आपका जो प्रिंटफ फंक्शन है ना, ये यूज़ होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कैनफ के साथ वैल्यू इनपुट करवाने के लिए, ठीक है। और एक ये होता है आपके रिजल्ट्स प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। रिजल्ट प्रिंट करवाने हैं तो भी आप प्रिंटफ फंक्शंस को यूज़ करते हैं। क्लियर हुई बात। अच्छा, दूसरा होता है जी ये वाले जो प्रिंटफ फंक्शन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं विद प्रिंटफ को आप यूज़ करते हैं विद वेरिएबल नेम, ठीक है। आप लोग इसका वेरिएबल नेम, आपने को रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो डबल कोटेशन के बाद आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल देते हैं और कर्ली ब्रैकेट बंद। एक आप इसको प्रिंटफ फंक्शन को विद आउट वेरिएबल्स भी आप क्या कर सकते हैं प्रिंट, ये भी इसके दो तरीके हैं, ठीक है। तो 2 इस सेंस में भी 2 है और इस सेंस में भी 2 है इसके। तो करेक्ट आंसर इज 2। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड फॉर डैश स्टेटमेंट्स। लो जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, किस किस स्टेटमेंट में यूज़ हो सकते हैं। तो आपके सामने ही हैं जी, देखिए प्रिंटफ में यूज़ कर सकते हैं आप। यस, जब आप इसका रिजल्ट प्रिंट करवा रहे होते हैं एंड वो पॉइंट जहाँ पे आप इसका लास्ट वेरिएबल कॉल करते हैं जो मेमोरी में पड़ा है और उसका रिजल्ट डिस्प्ले करने लगते हैं, तो आप वहाँ भी लगाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर ना लगाएं तो रिजल्ट ही नहीं आता, ठीक है। स्टोरी क्लियर हुई। और दूसरा ये है कि आप स्कैनफ के अंदर जब वैल्यू यूज़र से मांग रहे हैं, वो जिस नेचर का वेरिएबल है, जिस टाइप्स का वेरिएबल है, आपको उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है एंड साइन से पहले। अगर आप नहीं लगाते तो वो वैल्यू मेमोरी में उस फॉर्मेट में जाके स्टोर नहीं होती। अगर वो स्टोर नहीं होगी तो वो डेफिनेटली कॉल भी नहीं होगी, कॉल नहीं होगी तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। यस, यू कैन यूज़ विद इनपुट स्टेटमेंट। यस, स्कैनफ जो है वो इनपुट है तो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट, यस, प्रिंटफ का आउटपुट फंक्शन है, इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बोथ ए एंड बी इज़ अ करेक्ट आंसर, चार्ली एंड नन इज़ नथिंग, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो है वो है सी, बोथ ए एंड बी। ओके जी, आगे चलते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज्ड फॉर करैक्टर स्ट्रिंग्स, ठीक है। परसेंटेज एस की बात हो रही है, परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं बच्चों, एक है परसेंटेज सी, ये भी करैक्टर के लिए आता है, और एक है परसेंटेज एस, ये भी करैक्टर के लिए आता है। तो सर फ़र्क क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स के, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, इसीलिए ये जो एस है ना ये यूज़ होता है। तो ये पूछा गया आपसे, परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज फॉर करैक्टर, नो। स्ट्रिंग्स, यस, बोथ ए एंड बी, नो, क्योंकि उसके लिए तो परसेंटेज सी ऑलरेडी मौजूद है। और उसके बाद नन, नो, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है एमसीक्यू नंबर 3 का वो है बीटा। एमसीक्यू नंबर 4, इफ़ द वैल्यू इज स्मॉलर देन द स्पेसिफाइड कॉलम, जो आपने कॉलम स्पेसिफाइड किए वैल्यू अगर उससे कम है तो देन द वैल्यू प्रिंट एज, ठीक है। मतलब आपने जो कॉलम स्पेसिफाई किए हैं वो लेट्स सपोज आपने कर दिए जी परसेंटेज 4D, और वैल्यू जो है वो है आपकी 786। तो इसमें ये कॉलम एक ज़्यादा है, वैल्यू जो है ना वो 3 है, कॉलम ज़्यादा है। तो ये जो पहली वैल्यू ये एज ए ब्लैंक स्पेस आएगी, 786 इस तरह आएगा, इसको आप ब्लैंक स्पेस कह लें। ये नहीं कि ये बॉक्स प्रिंट हो जाएगा, बॉक्स नहीं प्रिंट होगा, बस ऐसे ब्लैंक स्पेस खाली जगह आएगी जहाँ पे आप वैल्यू, और भी ये वही है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स में से एमसीक्यूज़ है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ब्लैंक स्पेस है। एक्स्ट्रा करेक्टर नहीं, एक्स्ट्रा गार्बेज वैल्यू नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एंड ऑल नो। ठीक है, तो MCQ नंबर 4 का करेक्ट आंसर है जी ब्लैंक स्पेस अल्फ़ा। MCQ नंबर 5, नेक्स्ट सिंगल करेक्टर आफ्टर द ब्लैक स्लैश इज कॉल्ड डैश करेक्टर। ठीक है, एक होता है कोड कंट्रोल करेक्टर और एक होता है कोडेड करेक्टर, एक होता है एंड करेक्टर। ये कोई नहीं है, ये एंड ऑफ फाइल वाला जो आपका फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें ये आ सकता है, बट ये यहाँ पे इसका कोई जिक्र नहीं। कोडेड करेक्टर और कंट्रोल करेक्टर। ठीक है, आप लोगों के पास जो बैक स्लैश के बाद वाला होता है ना, वो जैसे ये आप लोगों के पास आ गया जी, ये स्लैश एन लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये जो स्लैश है ये इसको हम कहते हैं कंट्रोल, और ये जो एन है इसको हम कहते हैं कोडेड। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है कोडेड करेक्टर, क्योंकि बैक स्लैश के बाद वाला है। ठीक है, तो इसलिए बीटा इज अ करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 6, विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज फॉर आस्की कोड्स इन हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। ठीक है, वो सारे। तो हेक्साडेसिमल नोटेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो बीटा x/xdd। ठीक है, xd फॉर हेक्सा एंड dd फॉर द डेसिमल। ठीक है, नंबर्स। तो जो करेक्ट आंसर है MCQ नंबर 6 का बच्चों वो है बीटा बी। MCQ नंबर 7, परसेंटेज LD इज़ यूज फॉर डैश डेटा टाइप्स। जी बताइए, ये जी LD किसके लिए यूज़ होता है? इंटीजर के लिए? नो। इंटीजर के लिए तो आपको पता है परसेंटेज D यूज़ होता है, आई, क्योंकि D फॉर डेसिमल, I फॉर इंटीजर। इंटीजर एंड डेसिमल इज़ द सेम थिंग इन मैथमेटिकल टर्म्स। ओके, उसके बाद लॉन्ग डबल। ठीक है, तो लॉन्ग डबल के लिए आपको पता है जी यूज़ होता है LF। ठीक है, तो लॉन्ग इंटीजर के लिए, क्योंकि D आ गया ना, तो लॉन्ग इंटीजर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज LD एंड नन। ओके, तो करेक्ट आंसर MCQ नंबर 7 का इज़ चार्ली। उसके बाद MCQ नंबर 8 पे आते हैं जी, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशंस ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। ये आपको पता है दो तरह की इनिशियलाइजेशंस होती है वेरिएबल की, एक डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है और एक इनडायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशंस को हम दूसरे लफ्ज़ों में डिज़ाइन टाइम इनपुट भी कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट होती है उसको हम रन टाइम इनिशियलाइजेशंस भी कहते हैं। कोडिंग इनपुट, राइटिंग इनपुट, ये दो एक्स्ट्रा वर्ड हैं ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। काम की चीज़ें जो आपके पास है वो अल्फ़ा और बीटा है, जो करेक्ट आंसर है वो अल्फ़ा है। ठीक है, ये जो दूसरा होता है उसको रन टाइम कहते हैं। ओके, MCQ नंबर 9, इफ़ द डैश इज़ ओमिटेड द स्कैन ए फंक्शन विल नॉट लोकेट द वेरिएबल इन द मेमोरी। वो कहता है जी ये अगर चीज़ हम इसके सिंटेक्स में से निकाल लें तो बताइए कि वेरिएबल्स को उसकी मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम आएगी। तो वो कौन सी सिंबल है? वो आपको पता है जी एड्रेस करेक्टर भी इसको हम कहते हैं, इसीलिए वो है बीटा बी। ठीक है, एंड साइन। और ये जो अल्फ़ा है ये आपको पता है एक लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्योंकि आपको पता है दो कंडीशन को कंबाइन करता है। और ये जो एंड पे है डी है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 9 इज़ बीटा। MCQ नंबर 10, द प्रोटोटाइप ऑफ द getch फंक्शन इज़ इन। ये जो getch और getch ये फंक्शन है, ये बेसिकली डायरेक्ट इनपुट आउटपुट के फंक्शन है, इसलिए ये कंसोल की हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो stdio.h। नो, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, ये तो खैर सबको सपोर्ट करती है। उसके बाद iostream.h, ये C++ के अंदर यूज़ होती है एज ए std स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। math.h आपको पता है मैथ की लाइब्रेरी है। करेक्ट आंसर है conio विच इज़ कंसोल इनपुट एंड आउटपुट डॉट हेडर। तो चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 11, व्हाट विल बी द आउटपुट्स ऑफ प्रिंट परसेंटेज 0.4f। तो आगे वैल्यूज़ हैं जी, बताइए इसके लिए क्या आएगा जी। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ आएगी, पहली वैल्यू ऑटोमेटिकली कंसीडर की जा सकती है, तो 6.4567। बीटा जो है वो पॉइंट के बाद वो 4 कंसीडर करेगा, पॉइंट से पहली वैल्यू जो होती है उसको वो वैसे ही 1 कंसीडर कर लेगा। अगर 6 की जगह पे कोई और वैल्यू होती है तो फिर आपको इसको फील्ड विड्थ के अंदर भी प्रॉपर स्पेसिफाई करना पड़ता है। राइट नाउ ये प्रॉपर स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तो नो इशू एट ऑल। ओके, तो करेक्ट आंसर इज़ बीटा। ओके, उसके बाद MCQ नंबर 12, द printf फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड इन दी फाइल स्टेटमेंट। जो printf फंक्शन है उसको हम फाइल स्टेटमेंट में कैसे डिक्लेयर करते हैं जी। output.h नहीं, ये कोई चीज़ नहीं होती। printf.h बिल्कुल नहीं होती,
कौन आई डॉट एच होती है, लेकिन आप जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये असल में क्योंकि जर्नल फंक्शनैलिटी है, जर्नल फंक्शन है विच हैव टू यूज़ इन एवरी प्रोग्राम, दैट्स वाई ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन होता है, stdio.h के अंदर ये डिक्लेयर्ड होता है। तो MCQ नंबर 12 का करेक्ट आंसर है stdio.h। ओके, उसके बाद 13, इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल नेम द scanf रिक्वायर्ड डैश ऑफ द वेरिएबल टू स्टोर द इनपुट और वैल्यू इनटू इट। जी वो कहते हैं जी जो नेम है scanf उस नेम की बजाय क्या यूज़ करता है, उसका एड्रेस यूज़ करता है, मेमोरी वाला एड्रेस, तो उसकी वैल्यू को स्टोर कर सके, ठीक है। तो उसके लिए वो बीटा उसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 13 का करेक्ट आंसर इस बीटा, जो कि उसके लॉजिकल एड्रेसेस, मेमोरी के अंदर लॉजिकल एड्रेसेस को कॉल करता है स्टोर वैल्यू स्टोर करने के लिए। MCQ नंबर 14, getch फंक्शन इज़ यूज टू इनपुट डैश करेक्टर्स। कि getch जो फंक्शन है वो कितने करेक्टर्स जो होते हैं उसको एज ए इनपुट ले सकता है जी। देखिए 1, मैनी, 2, ऑल, 1 आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है, नहीं तो MCQs में भी था, आप इसको ठीक है 1 करेक्टर यू कैन इनपुट बाय यूजिंग getch फंक्शंस। और ये आपको पता है किसके फंक्शन हैं, ये दोनों स्टैंडर्ड कंसोल इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास MCQ नंबर 15, द एक्सप्रेशन 5 - 2 - 3 मल्टीप्लिकेशन 5 - 2 विल एवेल्यूएट टू 18 इफ़। कहते जी ये एक एक्सप्रेशन है, ये वैल्यूज़ हैं, इसका रिज़ल्ट 18 आना चाहिए, इसको बताइए आप कितने तरीक़ों से। तो ये MCQs आपके नॉलेज के लिए इसलिए है कि ये पेपर में आते हैं। लेफ़्ट ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मैं इसको एक्सप्रेशन को अगर मेंशन कर दूं ताकि आप लोग इसको समझ सको, ठीक है जी। एक्सप्रेशन जो है बच्चों वो हमारे पास वो आगे जी 5 - 2 - 3 मल्टीप्लिकेशन 5 और उसके बाद -2 और आपने इसका रिजल्ट लेके आना है 18। ऑप्शन ए जो है उसमें है जी लेफ्ट एसोसिएटिव एंड स्टेरिक हैज़ प्रेसिडेंस ओवर माइनस। वो कहता है जी जो स्टेरिक है इसको आपने पहले एवेल्यूएट करना है, ठीक है, माइनस से पहले, क्योंकि दो ही ऑपरेटर हैं ज़्यादा इसमें, ये है ये, तो आपने स्टेरिक वाली जो दो वैल्यूज़ के जिनके दरमियान में स्टेरिक है उनको आपने पहले डिस्कस करना है। अच्छा, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है जी, माइनस जो वो लेफ़्ट एसोसिएट है तो उसका जो लेफ़्ट साइड बनती है वो ये बनती है, अगर राइट एसोसिएट होगा तो वो ये बनेगा जी। करिए जी, पहले हम इसको करते हैं जी 5 - 2 -3 और 5, ये इनको आप मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये क्या बनेंगे 15 और फिर -2 आ गया, ठीक है। अब आप इसको लेफ़्ट इधर से इधर करें जी, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, इन दोनों को अगर हम करेंगे तो 3 - 15 - 2 ये इसमें से निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास -12 और -2 माइनस ऐड हो जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा -+14, ठीक है। तो ये आपके पास तो ये 18 नहीं आया, ये पहली ऑप्शन तो नहीं है इसकी। दूसरी ऑप्शन देखें, राइट माइनस इज राइट एसोसिएटिव। वो कहता है माइनस आपने इधर से पहले सॉल्व करना है एंड स्टेरिक हैज़ अ प्रेसिडेंस। ओके, तो ये आपके पास आ गया 5 - 2 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2। तो पहले तो आप इसको सॉल्व करें क्योंकि ये दिस वन हैज़ अ प्रेसिडेंस ओवर हियर। तो 5 - 2 माइनस ये कितना आ जाएगा 15 - 2, इन दोनों को पहले सॉल्व कीजिए। 5 - 2 माइनस ये कितना, इसमें से ये वैल्यू निकलेगी तो ये बच जाएगा 13 और उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिए इधर से, अभी भी इसको इधर से ही करना है आपने सॉल्व। तो ये 5 - 2 - 3 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी -15, ठीक है। और ये इसमें से वैल्यू निकलेगी 5 में से माइनस, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -10, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। इस तरह इसकी सी ऑप्शन को सॉल्व करके देखें, डी ऑप्शन को सॉल्व करके देखें, इनमें से एक करेक्ट होगी। जो करेक्ट है यहाँ पे वो सी ऑप्शन है, जिसमें राइट जो है माइनस इज राइट एसोसिएटिव एंड माइनस हैज़ अ प्रेसिडेंस ओवर स्टेरिक। आप जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो पहले सारे माइनस करेंगे, एंड पे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो बड़ी वैल्यू आएगी, उसमें से 2 माइनस करके आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 18। तो MCQ नंबर 15 का करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली है, ठीक है। ये इस तरह MCQs आते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये MCQs है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि प्रेसिडेंस का मतलब क्या है और एसोसिएटिव का मतलब क्या है। यही दो चीज़ें समझानी थी, राइट एसोसिएटिव, लेफ्ट एसोसिएटिव। MCQ नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर टेक्स ओनली इंटीजर ऑपरेंड्स। जी इंटीजर ऑपरेंड्स वो किस में आते हैं, वो हमेशा इंटीजर रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर में आते हैं, क्योंकि वो फ्लॉट और करैक्टर के साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मसलन आप अगर इसको इस तरह कर दें 21.5 डिवाइडेड बाय 4 तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये इंटीजर 1.5 आएगा, ठीक है। लेकिन इंटीजर रिमाइंडर इसको इस तरह सॉल्व ही नहीं करेगा,
उसमें हमेशा 21, ये एक इंटीजर वैल्यू 4 है तो फिर पीछे 1 आएगा, 5 4 20 और पीछे 1 आ गया, तो इसलिए वो इंटीजर रिमाइंडर भी देता है। और ये वाला जो ऑपरेटर है बच्चों, इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, विच इज़ एक्चुअली द डी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 16 में जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे जी MCQ नंबर 17, व्हाट विल द आउटपुट यू कंपाइल एंड रन द अबव कोड। लो जी, कोड आप लोगों के पास आ गया, स्क्रीन पे आपके सामने है। इसमें क्या है, 3 वेरिएबल हैं, एक A, B एंड C, तीनों डिक्लेयर हुए, तीनों कॉल हुए, तीनों को वैल्यू इनिशलाइज्ड हुई, %d, बट जब आप लोगों ने इनको प्रिंट एफ के अंदर लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ आपने लिख दिया %d, आपने कॉमा लगा के आगे तीनों वेरिएबल लिखने थे A, B एंड C, ठीक है, जो कि मिस हैं। इसकी वजह से ये क्या होगा, ये इसका रिजल्ट जो होता है उसको रिवर्स प्रिंट कर देगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, जो A की वैल्यू है वो देखें ज़रा MCQs में, वो क्या है, A की वैल्यू 5 है, ठीक है, और उसके बाद B की वैल्यू 6 है और C की 11 है। A 5, B जो है वो 6 है और C जो है वो 11 है। अब यहाँ पे जब ये आते हैं तो इसका रिजल्ट भी यही आना था, 5, 6 एंड 11। अब यहाँ पे वेरिएबल मिस हैं तो ये कुछ इस तरह प्रिंट होंगे, 11, 6 एंड 5, ठीक है, वो उसको रिवर्स प्रिंट कर देगा अगर आपने इसका रेफरेंस नहीं भी दिया तो ये दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू यूज़ द प्रिंट एफ, बिकॉज प्रिंट एफ जो फंक्शन होता है वो विदाउट वेरिएबल्स भी रिजल्ट्स को डिस्प्ले, बट ओनली विद रिजल्ट्स जब इनपुट कर रहे होते हैं तो भी ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर, इवन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, समटाइम जब हम वैल्यू यूज़र से मांग रहे होते हैं और आप नहीं चाहते कि कोई स्टेटमेंट प्रिंट हो, तो आप प्रिंट एफ भी ना यूज़ करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कैन एफ यूज़ करें तो भी वैल्यू इनपुट हो जाती है। कैलकुलेटर में प्रिंट एफ यूज़ नहीं होता, तो कैलकुलेटर में जब आप 2 वैल्यू एंटर करते तो आपको कहता है प्लीज़ एंटर दिस वैल्यू, नहीं, इस तरह की तो कोई स्टेटमेंट, जस्ट कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, क्योंकि बैक एंड पे सिर्फ स्कैन एफ फंक्शन होता है। स्कैन एफ ऑल्सो कैन बी यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड विद दिस। ओके, उसके बाद हमारे पास MCQ, अच्छा इसका आपको आंसर जो है MCQ नंबर जो आपका 17 है, इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या है वो देख लें, C है, 11, 6 एंड 5, यस, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बोर्ड पे सॉल्व करवा दिया। MCQ नंबर 18 पे आते हैं जी, फॉर्मेट्स स्पेसिफायर यूज फॉर लॉन्ग डबल टाइप्स, ठीक है, जो लॉन्ग डबल डेटा टाइप्स हैं या लॉन्ग डबल डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या आता है, %d, दिस इज़ ओनली यूज फॉर इंटीजर, %lf, yes, this is used for long double, %g for another and %f यूज़ ओनली फॉर फ्लॉट, लेकिन फ्लॉट की सब टाइप्स भी हैं, लॉन्ग डबल एंड डबल। तो लॉन्ग डबल के लिए क्या आता है जी, %lf। तो करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 18 इज़ LF, ओके। और उसके बाद हम चलते हैं जी MCQ नंबर 9 के ऊपर, इफ़ द कॉलम्स आर यूज देन द आउटपुट्स ऑफ A इज़ इक्वल टू 98। आपने 5 कॉलम यूज़ कर लिए और वैल्यू जो है वो 98 है, तो आप इसको कंसीडर करेंगे, इसकी विड्थ जो है वो 2 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 5, तो जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, वो ब्लैंक स्पेस होंगी, मतलब 98 वैल्यू जो जिसने प्रिंट होना है वो कुछ इस तरह प्रिंट होगी, 98 वैल्यू A इज़ इक्वल टू 98, तो ये इस तरह प्रिंट होगी, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस एंड 9 एंड 8, क्योंकि 9 और 8 ने एक फील्ड ली, ये एक फील्ड, ये एक फील्ड, टोटल फील्ड्स कितनी होगी, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि आपने इसके लिए परसेंटेज क्या लिया था, %5d, लेट्स सपोज, ठीक है, तो वैल्यू कितनी 2, तो पहले जो 3 होंगे वो ब्लैंक स्पेस हो जाएंगे। करेक्ट आंसर जो इसका है जी वो डेल्टा है, ठीक है, डैश डैश लगाएगा बिल्कुल नहीं, ब्लैंक स्पेस को इंडिकेट करती है ये सिंबल। 0098 नो 0098 अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आप लोगों को फ्लैग का एक बताया था, उसमें आप फ्लैग लगा दें, मसलन अगर आप चाहते हैं कि 98 से पहले 0, तो आप ये %05d लगा दें। अब पता क्या होगा, अब 98 प्रिंट होगा लेकिन इसके शुरू में 00, ये फ्लैग होते हैं, तो इसको आप कॉल कर दें, फिर ये 0098 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ फील्ड विड्थ के अंदर अगर आप लगाते हैं तो फिर ये डेल्टा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। MCQ नंबर 20, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है जी, देखें 2 वेरिएबल हैं, A5 है, B2 है, एक तीसरा वेरिएबल भी है इंट C, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए है, इसमें कुछ नहीं, आप इवन आप इसके साथ भी C को डिक्लेयर कर सकते थे। A के बाद C जो है उसमें जो एक्सप्रेशन बनाई है वो मॉडुलस ऑपरेटर लगाया, बस दिस वन इज़ द टेक्निकल पॉइंट। A जो है मॉडुलस बाय B
और फिर हमने उसी सी को प्रिंट करवा दिया है। तो ए की वैल्यू क्या है 5 है और बी की वैल्यू क्या है 2, 2 2s are 4, पीछे क्या पता रिमाइंडर 1, 5 में से 4 क्या 1, तो जो आंसर होगा वो बीटा होगा। ठीक है, तो MCQs नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है 1। ठीक है, जिसमें 1 रिजल्ट आपके सामने आ रहा होता है। ओके जी, उसके बाद आप लोगों के पास बच्चों MCQs नंबर 21 आ गया। 21 में क्या जी, व्हाट वुड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, मेन के बाद प्रोग्राम लिख दिए प्रिंट एफ n/n/n n एंड फिर /n। अब इस कोड को आपने देखना है, बस मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसके अंदर स्केप सीक्वेंस लगे हैं। /n जो पहले प्रिंट एफ में लगे हुए हैं वो तो 2 लाइनें छोड़ के नीचे चले जाएंगे और एक n और प्रिंट कर देंगे, और उसके बाद फिर /n की वजह से वो नीचे चले जाएंगे, फिर एक n प्रिंट करेंगे। अल्फ़ा जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये जो 2 /n लगे हैं ना, ये वाला /n ये वर्किंग करेंगे, लेकिन ये जो /n और /n है ये वर्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये डबल कोटेशन में प्रिंट एफ में लगे हुए हैं, तो ये एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इनमें चेंज भी नहीं आएगा और ये कोई इफेक्ट भी नहीं देंगे। एस्केप सीक्वेंस, फॉर्मेट स्पेसिफायर, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स की अच्छी बात है, दे ऑलवेज क्रिएट इम्पैक्ट इन दैट फंक्शन जिसमें आप इसको यूज़ करते हैं। आप प्रिंट एफ में स्कैनर में %d यूज़ करते हैं तो आउटपुट इनपुट में आपको %d नज़र आता है, नहीं आता, बिकॉज ये एवेल्यूएट होते हैं। इस तरह जब आप एक एक्सप्रेशन बनाते हैं वो मेमोरी में जाते हैं, तो ऑपरेटर्स की ये ऑपरेटर्स का ये खासा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर जहाँ होगा एवेल्यूएट हो जाएगा। 5 और 3 के दरमियान में जमा की लामत है तो मेमोरी उसको 8 कंसीडर करेगी, 5 और 3 कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि वो प्लस आपने लगा दिया, तो ऑपरेटर एवेल्यूएट होते हैं। इस तरह ये जो एस्केप सीक्वेंस, फील्ड विड्थ, फॉर्मेट स्पेसिफाइड, दे ऑलवेज एवेल्यूएट। जहाँ पे भी आप इसको लगाएंगे किसी प्रिंट एफ स्कैनफ में तो ये एवेल्यूएट होंगी, उसके अलावा जो सिंबल्स होंगी वो एवेल्यूएट नहीं होंगी, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी आपके सामने। तो MCQs नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो अल्फ़ा है। MCQs नंबर 20, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जी 2 वेरिएबल है, एक ए और बी है, दोनों की वैल्यू आपने यूज़र से मांग ली, ए भी आपने लिख दिया, बी भी लिख दिया। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने वैल्यू भी एंटर कर दी जी। ए और बी की वैल्यू क्या है जी 2 और 3, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 2 और बी की वैल्यू क्या आएगी 3। देखें ज़रा, a = b = 23, नो गलत है। बीटा में देखें B3 A2 गलत है, क्योंकि ए ऑपरेटर पहले है, और आपको पता है जब हम वेरिएबल मेंशन कर देते हैं प्रिंट एफ रिजल्ट में प्रिंट, तो फिर वो उसको उसी सीक्वेंस में प्रिंट करता है। अगर आप ए और बी ना लगाते फिर ये 3 और 2 प्रिंट होना था। राइट नाउ ये प्रिंट होगा A2 B3, तो ये आपके सामने A और 3 इस तरह होगा, और उसके बाद डेल्टा उसमें A = 3 B = 2। ओके, तो MCQs नंबर 22 भी आपका क्लियर हो गया। करेक्ट आंसर इज़ चार्ली, सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। ओके, MCQs नंबर 23, एंड अदर नेम फॉर द कंडीशनल ऑपरेटर इज, लो जी ऑपरेटर्स में से MCQs आ गया। कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा यूनरी ऑपरेटर्स, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बाइनरी लॉजिकल है। कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट होते हैं किसके, इफ एल्स के, तो ये वैल्यू को टर्न करते हैं, एक्सप्रेशन को टर्न करते हैं, या ट्रू केस या फॉल केस। तो जो एक्सप्रेशन होगी अगर वो ट्रू है तो ये ट्रू स्टेटमेंट्स लाएंगे, अगर वो फॉल है तो ये फॉल की तरफ टर्न करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर्स। तो Charlie is an correct option for MCQs number 23rd. 24 the logical operators denoted by explanation is, जी explanation is कौन सा ऑपरेटर जी, ये लॉजिकल यूनरी ऑपरेटर है। करेक्ट आंसर फॉर दिस 24 इज अल्फा। बाइनरी ऑपरेटर्स ये आपको पता उन्हीं लॉजिकल को कहते हैं, बट वो लॉजिकल 2 हैं। जब बाइनरी की बात आएगी 2 ही आएंगे, एक एंड एक और। टर्नरी अभी आपको बताया पिछले MCQs में। अच्छा, उसके बाद MCQs नंबर 27, द डैश स्टेटमेंट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम फॉर मूवमेंट्स एंड देन रीजन। ठीक है, वो क्या करते हैं जी, कौन सी स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को थोड़ी देर के लिए रोकती है और फिर कंटिन्यू कर देती है? वो है जी पॉज। पॉज इज नॉट अ स्टेटमेंट विच वी यूज इन द प्रोग्रामिंग। ब्रेक, यस ब्रेक, क्योंकि केस रेलिवेंट से है तो इसीलिए ये एक दफ़ा रुकती है, एक केस से आउट करके अगले केस पे चली जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टॉप, स्टॉप नॉट अ स्टेटमेंट। एंड एक्चुअली इज अ स्टेटमेंट यूज फॉर द बेसिक लैंग्वेज, एंड स्टॉप इज ऑल्सो यूज इन द बेसिक लैंग्वेज। ये उसकी 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये सी की स्टेटमेंट्स नहीं है। ओके, 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर मल्टीपल सिलेक्शंस। जी जब आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन या मल्टीपल वेरिएबल्स के दरमियान में कंपैरिजन करना हो तो बताइए कौन सी बहुत अच्छी है? जी तो बेटा आपको पता मल्टीपल के लिए 2 ही बहुत अच्छी होती हैं। कौन कौन सी? एक स्विच और एक इफ़ एल्स इफ।
तो यहाँ पे किस किस का जिक्र है जी, स्विच, या स्विच इज़ अ करेक्ट आंसर। इफ़ एल्स आपको पता है एक सिलेक्शन करती है, नेस्टेड इफ आपको पता है 3-4 के लिए, एंड नन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज नंबर 28 इज द स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशन, मल्टीपल स्टेटमेंट, क्योंकि इसके अंदर केसेस हैं, लेट्स सपोज वो अल्फ़ाबेट्स वाला है, या ये इवन ये जो आपका कैलकुलेटर है उसके बैक एंड पे भी जो एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट लगती है ना, वो असल में स्विच ही लगती है, क्योंकि स्विच जो है ना ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आप मल्टीपल, और फ्लेक्सिबिलिटी का अगर कोई एमसीक्यूज आता है जी बताइए सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसकी है, तो यकीन मानिए स्विच स्टेटमेंट इज़ अ रियली वेरी गुड स्टेटमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इसका स्ट्रक्चर रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर आपको एक केस बनाना आ जाता है तो आपने वो केस ही बस चेंज कर दे, वो केस ही आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है, बस आपने उसके अंदर जो वेरिएबल है या जो वैल्यू है या जो ऑपरेटर है बस वो उसको चेंज करते जाना है, बाकी सेम रहता है। और एट द एंड हम एक डिफ़ॉल्ट केस बना देते हैं। अगर हमारे सारे ट्रू केसेस में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता, कोई भी एवेल्यूएट नहीं होता, किसी का भी रिज़ल्ट नहीं आता, तो हम फिर क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिकली फिर हमारा जो ट्रांसफ़र है वो जंप करता है जो हमारा डिफ़ॉल्ट केस होता है उसके ऊपर। और आपको पता है डिफ़ॉल्ट इज़ द सेम लाइक इफ़ एल्स, ठीक है। जिस तरह इफ़ एल्स काम कर रहा होता है बिल्कुल वैसे ही ये काम कर रहा होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हों। ओके 29 यूजिंग सीक्वेंस इफ़ स्टेटमेंट्स इज सिमिलर देन यूजिंग डैश स्टेटमेंट्स। कहता जी यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे बताइए जी इफ़ जो है ना इसका ऑल्टरनेट कोई नहीं है। वजह जो इफ़ एल्स है उसका ऑल्टरनेट है कंडीशनल ऑपरेटर्स, क्योंकि उसमें या ट्रू केस होना है या फॉल्स केस होना है। कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू केस चल जाएगा, फॉल्स हुई तो फॉल्स केस चल जाएगा। तो इसीलिए जो इफ़ एल्स है उसका ऑल्टरनेट है कंडीशनल ऑपरेटर्स। अच्छा उसके बाद जो इफ़ एल्स इफ़ है इसका ऑल्टरनेट है स्विच स्टेटमेंट। ओके क्योंकि इफ़ एल्स इफ़ में भी आप मल्टीपल कंपैरिजन कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं, मल्टीपल कंपेयर का जो रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ें आप स्विच में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल केसेस के लिए ये दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेट है। पीछे अब क्वेश्चन क्या है जी बताइए, इफ़ का ऑल्टरनेट क्या है। इफ़ का ऑल्टरनेट क्यों कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि इफ़ जो है वो बेसिकली सिर्फ ट्रू केस के ऊपर चलती है, तो हमारे पास तो ऐसी कोई और एक्सप्रेशन नहीं है जो सिर्फ ट्रू के ऊपर चले, ठीक है। तो अगर आप इसके एमसीक्यूज़ के ऑप्शन देखें, कहता है यूजिंग सीक्वेंस इफ़ स्टेटमेंट्स। अब सीक्वेंस इफ़ स्टेटमेंट भी आपको पता है इफ़ एंड हम उसके केस बनाते जाते हैं, तो उसमें हमारे पास कोई भी नहीं है। अगर हम सिंपल इफ़ की बात करें तो भी इनमें से कोई नहीं है, सीक्वेंस ऑफ इफ़ की बात करें तो भी कोई नहीं है। इफ़ एल्स इफ़ में मल्टीपल, सीक्वेंस ऑफ इफ़ में बस 2 या 3 से ज़्यादा वो उसकी जो कंपैरिजन होता है वहाँ स्टॉप कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने नेगेटिव पॉजिटिव या इस तरह कोई वैल्यू लगानी है। उसके बाद स्विच आपको पता है मल्टीपल केसेस के लिए जो करेक्ट आंसर फॉर 29 इज़ नन, ठीक है, जिसमें आप लोग मल्टीपल नहीं लगा सकते। एमसीक्यूज नंबर 30 व्हेन द डिवाइजर एंड डिविडेंड बोथ आर इंटीजर। ओके ठीक है 21 ये आपके पास आ गया जी। 13 डिवाइडेड बाय 6, तो ये डिवाइजर डिविडेंड दोनों इंटीजर है। अच्छा ओके फॉर फ्रैक्शन पार्ट्स ऑफ द कोटेशंस इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट, कहते हैं आप इसको जब करते हैं तो जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है इस ड्रॉप दिस इज़ कॉल्ड जी। आपने जो वैल्यू इसके अंदर ली इसको आप करेंगे जनाब, करें इसको डिवाइड करें 6 2s are 12, तो ये रिज़ल्ट आएगा जी 2.5, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, ये इंटीजर हैं और इन दोनों वेरिएबल्स की जो डेटा टाइप लगाई है वो भी इंटीजर है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है 2.5। तो ये क्या करेगा, ये इसका 2 सिर्फ प्रिंट करेगा, 0.5 जो होगा उसको ट्रंकेट कर देगा। अब ऑप्शन देखें जी क्या, हाँ जी ट्रंकेशन, ठीक है। चार्ली ऑप्शन इज अ करेक्ट। दो डिफरेंट वर्ड जो हैं वो इसके अंदर यूज़ होते हैं, एक होता है ट्रंकेशन, देख लीजिएगा प्लीज़, और एक होता है राउंड ऑफ। ट्रंकेशन में क्या होता है, जैसे 2.5 है तो 0.5 स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास एक रिजल्ट है लेट्स सपोज 17.6 9 एंड 8, ठीक है। तो या 6 8
एंड 8, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा 6 पॉइंट, अगर आपने एक डेसिमल पॉइंट तक ले जाना है तो ये 8 बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये 7 हो जाएगा, तो 17.7 हो जाएगा। अगर आपने 2 तक जाना है तो ये हो जाएगा 17.6, और वो इस 8 की वजह से ये 8 जो होगा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह होता है, इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ, वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देना, इकट्ठा करके कोई बड़ी वैल्यूज़ की जगह पे रिप्लेस कर देना जो उससे नेक्स्ट वैल्यू होती है। ट्रंकेशन में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रंकेट कर देते हैं, वैल्यू को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज जो डेटा टाइप्स है इसने मेमोरी के अंदर इसकी जो फॉर्मेट्स है, इसकी जो नेचर है उसको स्पेसिफाई करना है। अगर ये वहाँ पे उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाती तो वो उसको स्टोर भी नहीं करेगी। डेटा टाइप बिल्कुल मेमोरी के पॉइंट्स के ऊपर, ये मेमोरी है ना, अब ये वैल्यू जा रही है, जैसे ये वैल्यू जा रही है तो मेमोरी, ये डेटा टाइप यहाँ बैठी होती है। अब आप ऐसे समझने के हाथ में इसके ऐसे डंडा होता है, और जो वैल्यू आ रही है उससे दो चीज़ें चेक हो रही हैं, पहली उसकी नेचर, दूसरी चीज़ उसमें जो चेक हो रही होती है वो चेक कर रही होती है जी हाउ मैनी बाइट्स, ठीक है, हाउ मैनी, या मेमोरी रिजर्वेशन स्टेट जो है हाउ मैनी बाइट्स। अब अगर आपने डेटा टाइप जो लगाई इसके ऊपर, जो आपने इसके ऊपर डेटा टाइप फिक्स की, लेट्स सपोज वो इंटीजर है, तो ये मेमोरी आ गई आपके पास, ठीक है, तो ये इंट, अब वैल्यू आ रही है जी इधर x की वैल्यू, y की वैल्यू, जो x की वैल्यू आ रही है वो 13.59 है, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ आते जैसे ही देखिए कहेंगे जी आपकी नेचर जो है वो फ्लॉट है, हम जस्ट 13 को एंटरटेन करेंगे, 0.59 ट्रंकेट हो जाएगी। ठीक है, और प्लस वो ये देखेगा कि ये 2 बाइट्स के अंदर स्टोर होती है, क्योंकि इसकी आपको पता है मेमोरी जो रिजर्वेशन वो है 2 बाइट्स। यही वजह है, वो जो आप लोगों ने पढ़ा था अर्थमेटिक अंडरफ्लो या अर्थमेटिक ओवरफ्लो, वो क्या था, वो यही कॉन्सेप्ट था, जिसमें क्या जी वैल्यू जो है वो आप स्टोर करवा रहे हैं तो वो कम या ज़्यादा हैं, तो वो अर्थमेटिक ओवरफ्लो। जब आप लोगों ने डेटा टाइप जो है वो छोटी ली है और वैल्यूज़ ज़्यादा स्टोर करवाने की कोशिश की है तो वो ओवरफ्लो है। जब वैल्यू बहुत बड़ी है, वैल्यू बहुत छोटी है और डेटा टाइप बहुत बड़ी ले ली तो वो फिर अंडरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, वो मेमोरी रिजर्व ज़्यादा होगी लेकिन वैल्यू ज़्यादा स्टोर नहीं होगी। पढ़े थे ना ऑपरेटर्स जब हमने पढ़े थे अर्थ में, ओवरफ्लो अंडरफ्लो वगैरह, तो ये चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस की। लो जी, आपका जो T9 है वो क्लियर हुआ। ठीक है, इसके अंदर हमने डिस्कशन की, होप्स हो आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग हुई होगी, आपने कुछ इसमें से सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।